बाद में क्या ऐसे एपिसोड हुए या क्या ऐसी वजह रही जिसने आज आपको इस बड़े लेवल पर नॉर्थ इंडिया के लेवल पर इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कार्डियक सर्जरी? बड़ा हो रहा था तो मेरा पहला ड्रीम था कि फौज में जाना। मैंने अपनी एक कड़ी बना ली कि परफेक्शन 100% रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी कारण से धीरे 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 सक्सेस जो है वो आपके डेडिकेशन से इंडिया के अंदर कहें तो डॉक्टर अजीत पाना को कौन नहीं आपको जानता। तभी परेशान करेगा जब आप पेशेंट से उसके रिलेटिव से ऑनेस्ट नहीं हो। कि मैंने कुछ रूल बना रखे हैं, वीक डे में मंडे टू सैटरडे कभी टीवी नहीं देखता। घर पहुंच जाता हूँ, अनटिल ने कोई इमरजेंसी कॉल हो मैं मोबाइल नहीं देखता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल चक्कर क्या है कि ये जो जनरेशन ये अलग है, जेन जी जिसको कहते हैं, इम्पोर्टेंट है कि पैसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। शुड बी द लास्ट। की हार्ट सर्जरी इसलिए लेता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो कभी आप बड़े हार्ट सर्जरी कि आपकी प्राथमिकता होगा तो सक्सेस कहीं नहीं जाएगी। एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप सिर्फ पेशेंट की वजह नहीं होगी। एक तो क्या हिंदुस्तान में एक बड़ी मिथ हो गया है कि हर मरीज पहले ही मान के चलता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ वो कुछ गड़बड़ कर देगा। तो नेगेटिव कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो मरीज के हित में सोचता। मेरे दो ध्येय हैं। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जिसमें कि मेरी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बहुत डिफरेंट कर दिया। रोबोट क्या डॉक्टर पाना को रिप्लेस करते हैं? बट रोबोट हमको हेल्प करने के लिए, हमारा काम सुनने के लिए। तो ये आपका और मेरा सबसे बड़ा काम होगा। नमस्कार। आज हम मेडिकल बज के एक नए एपिसोड के अंदर हेल्थ केयर की एक नई पर्सनैलिटी जो कि नॉर्थ इंडिया के बेस्ट जिनको कार्डियक सर्जन कहा जाता है, डॉक्टर अजीत बाना साहब के साथ हैं। स्वागत है सर आपका। शुरुआत सर इसी चीज से करेंगे, आपकी लाइफ जर्नी। जब आपने एडमिशन लिया मेडिकल में एंड फिर उसके बाद में क्या ऐसे एपिसोड हुए या क्या ऐसी वजह रही जिसने आज आपको इस बड़े लेवल पर नॉर्थ इंडिया के लेवल पर इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कार्डियक सर्जरी? मैं एक बहुत छोटे से टाउन में पैदा हुआ था, मतलब पढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था, ये बिजनौर में, वेस्ट यूपी में। और तब मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरा पहला ड्रीम था कि फौज में जाना है। लेकिन हमारे ताऊ जी के बड़े बेटे जो हैं वो एमबीबीएस में सेलेक्ट हुए और वो फिर अमेरिका चले गए। तो जब मैं तब वो 11th क्लास में आया था तो वो अमेरिका से लौट के आए। तो उस टाइम पे वीडियो कैमरे बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो कैमरे में, सबकी फोटो ले रहे थे फैमिली की, तो उन्होंने एक वीडियो कैमरे में वीडियो दिखाया जो डैंटन कोली का था, एक बहुत फेमस कार्डियक सर्जन थे अमेरिका के। वो एक हार्ट सर्जरी कर रहे थे। तो मुझे उससे बड़ा, उसको देख के जब बच्चे को लगता है ना, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि ये तो बड़ी नई सी चीज़ है। तो मैंने उस दिन से अपने पिताजी को कहना शुरू कर दिया कि मैं फौज में जाऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा। और इसी दौरान मेरे बुआ के दो लड़के भी मेडिसिन में सेलेक्ट हो गए। तो मुझे ऐसा लगा, नहीं तो हिंदी मीडियम के बच्चे को लगता था बड़ा मुश्किल है, कैसे पीएमटी में सेलेक्ट होंगे। तो मुझे लगा जब वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। तो प्रेरणा मिली पहली चीज डॉक्टर बनने की, एक हार्ट सर्जरी को देख के। तो इससे मोटिवेटेड रहा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। उसके बाद वो हार्ट सर्जरी ने मेरे को एक ऐसा किक स्टार्ट दिया कि जब मैं जनरल सर्जरी में सेलेक्ट हो गया तो मैं हर टाइम हार्ट सर्जरी से रिलेटेड बात करता था। मैं अगर इंटेस्टाइन में भी टाँके लगाता था तो कहता था देखो अगर हार्ट में टाँके लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। और मैं इसके बारे में काफ़ी सारी लोगों की लेख और जीवनियाँ पढ़ता था। जैसे मैंने उस टाइम पे एक बहुत फेमस इजिप्शियन सर्जन था मगदी याकूब, उसकी जीवनी पढ़ी। उसका देखा कि वो कैसे हेलीकॉप्टर से बच्चों के हार्ट को ट्रांसप्लांट के लिए हेल्प करता था, मतलब जिससे कि मोटिवेशन मिलता रहे। और वो एक मोटिवेशन से मैंने कभी कोई दूसरी ब्रांच के बारे में सोचा नहीं। और बस ऐसा पैशन बन गया धीरे धीरे कि हार्ट सर्जरी करनी है। और जब हार्ट सर्जरी में जुड़े तो ये लगा कि भाई बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। और उसमें फिर आपको क्या होता है कि एक सक्सेस से दूसरी सक्सेस मिलने से फिर आपको एक किक स्टार्ट होती है, आपको मजा आने लगता है। फिर आप जो और मेहनत करते हो। परफेक्शन जरूरी, जरूर। अब मैंने अपनी एक कड़ी बना ली कि परफेक्शन 100% रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी कारण से धीरे 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 सक्सेस जो है वो आपके डेडिकेशन से आती है। वो पेशेंट के वेलफेयर से, पेशेंट के आउटकम से आती है। तो इससे धीरे धीरे करके सक्सेस आई और कंटिन्यू रही। वंडरफुल सर, वंडरफुल। ये पैशन है जो कि इंसान के एक सपने को पानी और खाद की तरह सींचता है और एक मुकाम पे ले जाता है। उसकी एक मिसाल आप हमारे साथ मेडिकल कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है आप। सर एक चीज तो हमने देखी है कि जब आप इतने वर्क प्रेशर में रहते हैं, इतने सब चीजों के अंदर आप इतना बड़ा ब्रांड है, इतने बड़ा नॉर्थ इंडिया के अंदर कहें तो डॉक्टर अजीत पाना को कौन नहीं जानता। उस वर्क प्रेशर को कैसे आप झेलते हैं? आप उस वर्क प्रेशर के साथ में अपनी नॉर्मल अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? उसी कोई रेमेडी?
देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वर्क प्रेशर आपको तभी परेशान करेगा जब आप पेशेंट से या उसके रिलेटिव से ऑनेस्ट नहीं हैं। अगर आपने पेशेंट को या उसके रिलेटिव को उसकी बीमारी के बारे में पूरा बता दिया, उसके आउटकम्स के बारे में बता दिया, तो थोड़ा वर्क प्रेशर आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपने ऑनेस्टली बता दिया। फिर आपका डेडिकेशन, वो भी आपकी हेल्प करेगा। जहाँ तक मेरी बात रही मेरी पर्सनल उसकी, मैंने कुछ रूल बना रखे हैं, क्योंकि अगर आप मैं करीब-करीब 12 घंटे अस्पताल में रहता हूँ और इतना मेरा महीन काम है, तो अगर मैं डिसिप्लिन ज़िंदगी नहीं जीऊँगा तो मैं नहीं कर सकता, और अगर मैं करूँगा तो गलतियाँ होंगी। तो इसलिए मेरा डिसिप्लिन ये है कि मेरे पूरे घर में कहीं भी कोई भी टीवी नहीं है। हम टीवी नहीं देखते, मेरे बच्चे भी नहीं देखते। हमारा टीवी कॉमन एरियाज़ में है, और मैं वीकडे में मंडे टू सैटरडे कभी टीवी नहीं देखता। रात को मैं जब घर पहुँच जाता हूँ, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी कॉल हो, मैं मोबाइल नहीं देखता, जिससे मेरी आँखों को आराम मिलता है। मेरे को अब रात को आप टीवी देखने लगो, कुछ पिक्चर देखने लगो, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसके साथ-साथ मैं हॉल पे भी पिक्चर नहीं देखता। माय स्लीपिंग टाइम ऑन अ रूटीन डे, रोज़मर्रा के दिन में मैं 10 बजे सो जाता हूँ, 10, क्योंकि मेरा एक अलार्म फिक्स है कि जो या तो मैं गोल्फ खेलूँगा या एक्सरसाइज करूँगा या कुछ और करूँगा, तो मैं सुबह 5 बजे के करीब उठ भी जाऊँगा। नाइट आउट्स, पार्टीज़ ये मैं नहीं करता। जब करता हूँ जब मैं हॉलिडे पे अपनी फैमिली के साथ गया हूँ बाहर। बाहर तो आप पार्टी भी कर रहे हो या नाइट आउट भी, रात को देर तक भी जगे हुए हो, तो अगले दिन आप काम नहीं कर रहे हो, आप छुट्टी पे हो 10 दिन की, तो वो बात चलती है। जब आप वर्किंग डेज में हो और इतना रिस्पॉन्सिबल काम है आपका, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप पार्टी भी कर लो, पिक्चर भी देख लो, बढ़िया काम भी कर लो। तो ये मैंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना रखा है। तो ऑनेस्टी, डिसिप्लिन इन माई लाइफ, एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू पेशेंट, हर एक चीज़ मरीज को उसके रिश्तेदार को बताना, ये मैंने अपने प्रैक्टिस का एक रूल बना रखा है, और इसी की वजह से मुझे सुकून रहता है। बहुत अच्छा। एक ऑनेस्टी एंड एक डिसिप्लिन, मुझे लगता है ये दोनों चीजें किसी भी चीज के लिए जरूरी होती हैं, और वो आपने अपनी लाइफ में उसका एक पूरा पिरो रखा है अपनी लाइफ को उस चीज के लिए, तो इसीलिए ही आप इस वर्क प्रेशर को झेल पाते हैं। सर, आप इतने बड़े डॉक्टर बन गए, और अब आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं, तो नई जनरेशन के डॉक्टर्स को डॉक्टर अजीत बाना बनने के लिए क्या करना होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल चक्कर क्या है कि ये जो जनरेशन जो है, ये अलग है, जेन जी जिसको कहते हैं, इनको एक प्रॉब्लम है, और ये सर्जरी से रिलेटेड ही नहीं है, ये हर ब्रांच में, चाहे वो एमबीए कर रहा हो, उसको सब कुछ चाहिए, उसको जल्दी चाहिए और सारा चाहिए। तो ये शायद एमबीए में पॉसिबल होगा या इंजीनियरिंग में शायद पॉसिबल होगा, बट मेडिसिन में और स्पेशली हार्ट सर्जरी में पॉसिबल नहीं। एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसी की तरह धीरे 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 ट्रेनिंग करेंगे। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि पैसा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। मनी आपके जीवन में, आपकी सक्सेस में, आपके काम में सबसे आखिरी चीज होनी चाहिए। जो व्यक्ति हार्ट सर्जरी इसलिए लेता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो कभी आप बढ़िया हार्ट सर्जन नहीं बनेगा। बढ़िया हार्ट सर्जन बनने के लिए पहली चीज ये है कि मनी शुड नॉट बी योर पार्ट। दूसरा है कि आपको अपने मतलब जो जो आप कर रहे हो उसके साथ बड़ी ऑनेस्टी रखनी है अपने काम से, और जल्दबाजी नहीं करनी है कि मेरे को 3 दिन के अंदर ही या 3 साल के अंदर ही बढ़िया सर्जन बनना है। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस स्लो है, धीरे धीरे करके सीखेंगे। और एक और चीज बताता हूँ कि जो आपसे सीनियर लोग हैं उनसे बातें करें, उनसे कोई डिफिकल्ट केस है तो ये नहीं सोचें कि इसको मैं हेजिटेट करूंगा, उनसे डिस्कस करें। कुछ हो सकता है छोटी मोटी टिप्स मिलें जो आपको उस पर्टिकुलर मरीज के आउटकम में हेल्प करें। और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच होगी, मरीज आपकी प्राथमिकता होगा तो सक्सेस कहीं नहीं जाएगी। स्किल डेवलपमेंट टाइम लगाएगा, मरीज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और ऑनेस्टी आपको मरीज से, रिश्तेदार से, अपने आप से होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप से ऑनेस्ट हो। प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर डॉक्टर्स मैंने देखा है जो स्पेशली हार्ट सर्जन, वो अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं कि मैंने, जैसे उन्होंने 5 केस किए होंगे किसी तरह के, तो बोलेंगे मैंने 25 कर दिए। तो जरूरत नहीं है बताने की, बोल मैंने 5 ही करे हैं, मैं सीख रहा हूँ, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। बट धीरे 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 धीरे, और अच्छे जगह पे जाके अगर फेलोशिप कर सकते हो कहीं फेलोशिप करो, किसी सीनियर सर्जन के साथ काम करो, दिल लगा के काम करो, यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। और कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई शॉर्ट वे नहीं है टू फॉर सक्सेस ऑफ कार्डियक सर्जरी। सर, ये ना जो बैक टू बैक सर्जरीज, घंटों घंटों आप लोगों की सर्जरी चलती हैं,
और इसके बीच में इतना एनर्जी लेवल और इतना मोटिवेशन, ये तो आपके अंदर तो भगवान ने पैशन दे दिया और आपने उसको अपने पैशन से, अपनी एनर्जी से सब चीजें करते आ रहे हैं इस एज ग्रुप में आके भी। लेकिन आप अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, यानी टीम को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए क्या करते हैं देखिए, एक तो क्या होता है कि जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपको काम करते देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और एक ये कन्वेयर बेल्ट की तरह है, एक ये रास्ता है। तो अगर कोई आदमी आपकी पेशेंट आपके हिसाब से काम नहीं कर सकता है, उतने घंटे काम नहीं कर सकता, तो वो आपकी टीम से हट जाएगा जल्दी। तो आपको धीरे-धीरे करके आपके ऐसे साथी मिलते चले जाते हैं, जो आपकी तरह से काम करना चाहते हैं, बट 100% ऐसा नहीं होता। कुछ मोटिवेशन भी करना पड़ता है। उनमें सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि उनको पेशेंट से इन्वॉल्वमेंट दिलाना, कि ये आपका भी मरीज है, और उसके साथ-साथ उनके बारे में भी ध्यान रखना। सपोज़ आपका जूनियर है और उसकी एक चाहता है वो कि मैं कहीं पे यूरोप में एक कोई प्रोग्राम, एक 7 दिन की ट्रेनिंग करके आऊँ, तो उसमें आपकी मदद करनी पड़ेगी उसको। आप उसको भेजिए, वो आपकी टीम के लिए हेल्पफुल होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा। तो पेशेंट की केयर में उसको टोटली इन्वॉल्व रखना, उसको ये बताना कि पेशेंट आपका भी है। और दूसरा, आपको बार-बार उसको ये ज़रूर बताना, जैसे कि मैंने कुछ गलतियाँ करी हैं कि मैं अपने इस काम में इतना मसरूफ़ रहा कि मैं अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में कभी नहीं गया। लेकिन मेरे साथ जो सर्जन्स हैं, मैं उन सबको ये कहता हूँ कि जिस दिन आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग है, आप छुट्टी लीजिए और ज़रूर जाइए। तो इससे क्या है, उनको लगता है कि मैं उनका भी, उनके बारे में पूरा सोच रहा हूँ और उनको बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी हैं अपनी फैमिली लाइफ़ को लेके, तो वो ना करें। और परिवार को भी, उनके परिवार में अगर कोई दुःख है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आप उनके साथ खड़े रहें। तो एक टीम भावना जागृत होती है इससे, और टीम भावना ही आपको, आपके काम को, आपके मरीज की केयर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यही सब मंत्र है इस चीज़। तो सर आपके अंदर गॉड ने एक एनर्जी दी, एक इस तरह का ब्रांड बनने के लिए पैशन दिया, उसके साथ साथ में एक अच्छा लीडर भी आपको बनाया। इसके लिए मुझे लगता है आपकी टीम काफी मोटिवेट फील करती होगी आपकी प्रेजेंस को देखते हुए। सर इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। एंड वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि डॉक्टर चाहता है कि मैं एक अच्छी काउंसलिंग करूं, जितनी अच्छी मैं काउंसलिंग करूंगा उतना डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। तो अब आप लोग किस तरीके से, कैसे अपने पेशेंट से उम्मीद करते हैं कि वो आपको क्या कोऑपरेट करे, या किस तरह की सलाह देना चाहते हैं कि उससे डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अच्छी हो ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप सिर्फ पेशेंट की वजह से नहीं होगी, डॉक्टर को भी समझना पड़ेगा, पेशेंट को भी समझना पड़ेगा। एक तो क्या है, हिंदुस्तान में एक बड़ी मिथ हो गया है कि हर मरीज पहले ये मान के चलता है कि मैं जिस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, वो कुछ गड़बड़ कर देगा। तो नेगेटिव अप्रोच जो मरीज के अंदर पहले से ही है, और इसके लिए हमारे तरफ से गलत इंफॉर्मेशन, कुछ और गलत फीडबैक्स मिलना, किसी रिश्तेदार से इंफॉर्मेशन मिलना, ये बड़े सारे कारण होते हैं। तो ये जिस दिन खत्म हो जाएगा कि मरीज ये सोचना छोड़ दे कि डॉक्टर उसके बारे में कुछ गलत कर देगा। मैंने आज तक अपने जीवन में, मैं हिंदुस्तान में काम किया हूँ और विदेशों में बहुत जगह काम किया हूँ, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं देखा जो मरीज के अहित में सोचता है। हर डॉक्टर ये सोचता है कि मेरा मरीज चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं उसके लिए बढ़िया से बढ़िया करूँ। तो पेशेंट को पहले चीज ये रखनी पड़ेगी कि अपने डॉक्टर में विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होगी। और अगर आपको, मरीज को ये लगता है कि मैं इस डॉक्टर के बारे में, कुछ भ्रांति मेरे दिमाग में है, तो उसको डॉक्टर के सामने एकदम से बता देना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफ तो दिमाग में कुछ गलत चल रहा है और दूसरा डॉक्टर के सामने बात कर रहे हो। आप कहो कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा होता है, क्या आप मेरे को इस बारे में बता सकते हो? तो मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर उस मरीज के उस भ्रांति को दूर करेंगे और अपने कॉन्शियस को क्लियर करेंगे, इससे उनकी रिलेशनशिप बढ़ेगी। और मैं डॉक्टर को भी ये कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं, हम ओवरबर्डन्ड होते हैं, ओवरवर्क्ड होते हैं, तो हम मरीज की बात को सुनना नहीं चाहते। एक स्टडी हुई थी तो उसमें पता लगा था कि जब मरीज और डॉक्टर का कन्वर्सेशन शुरू होता है, तो पहले क्वेश्चन के बाद 60% ऑफ द डॉक्टर्स उसके दूसरे क्वेश्चन को इंटरप्ट कर देते हैं। उसकी बात को इंटरप्ट मत करो, पहले लेट हिम स्पीक, चाहे वो कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दो, उसके बाद आप फिर उसको समझाना शुरू करो। आजकल के ज़माने में लोग बाग चैट जीपीटी की इन्फॉर्मेशन भी लाते हैं, गूगल की इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो उसके लिए आप इरिटेट मत हो।
आप उनको कहो कि इन मास इंफॉर्मेशन है, ये पर्टिकुलरली आपके लिए ठीक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मैं बताऊंगा वो आपको आपके हित में ज्यादा होगी। तो अगर डॉक्टर पेशेंस रखेगा और मरीज विश्वास रखेगा, ये दो अंतर है, मरीज का विश्वास और डॉक्टर की पेशेंस, ये चीज रिलेशनशिप को बहुत बेटर कर देगी। दोनों का रोल रहेगा इसके अंदर, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। सर व्हाट इज नेक्स्ट? नॉर्थ इंडिया के इतना बड़ा ब्रांड बन गए आप CTVS कार्डियक सर्जरीज में। अब आगे का भविष्य, आगे की यात्रा क्या है, आगे का सपना क्या है? मैंने ये काम पिछले कुछ साल से शुरू कर दिया था, जो आप कह रहे हैं। मैं सोचता था कि अब आगे क्या करूं, तो मैं ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ। मैं करीब करीब महीने में 2 बार इंडिया के डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके ऑपरेट करता हूँ। वो टीचिंग ऑपरेशन होते हैं यंग सर्जन को सिखाने के लिए। अभी मैंने इंटरनेशनल भी शुरू कर दिया है। पहला इंटरनेशनल प्रोग्राम मेरा श्रीलंका में था, तो अभी वहाँ के सर्जन्स को मैं 2 डिफिकल्ट सर्जरी सिखा के आया हूँ। और नेक्स्ट मैं मनीला में हूँ, मनीला जाऊँगा। तो टीचिंग प्रोग्राम टू फार फार प्लेसेस, जो छोटे शहर हैं, वहाँ पे जाके अगर हार्ट सर्जरी हो रही है तो वहाँ पे नई अप्रोचेज, नए प्रोसीजर उन डॉक्टर्स को सिखा के आना। तो ये दूसरा, मेरे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें मैं सोच मतलब काम कर रहा हूँ अभी, वो मैं उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बता सकता। कि डेवलपिंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हार्ट सर्जरी को और सिंप्लीफाइड कर दें। तो मेरे दो ध्येय हैं कि एक तो मैं सिखा सकूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सिर्फ मेरी टीम को नहीं, बाहर के लोगों को भी, इंडिया और इंडिया के आसपास के देशों में। और दूसरा, मैं कुछ एक ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट बना सकूं जो हार्ट सर्जरी को सिंप्लीफाइड कर दें। यही मेरे दो ध्येय हैं अभी। तो भगवान ने जो आपको कला दी है, आप उसको स्प्रेड करना चाहते हैं, आप उसको नई जनरेशन के डॉक्टर्स के साथ शेयर भी करना चाहते हैं, ताकि भगवान की दी हुई उस चीज के लिए आप उसका धन्यवाद अदा कर पाए। सर बहुत अच्छा, आपके बारे में सुनकर, आपके बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई बैड और बुरा या अच्छा जो भी कहेंगे अपन, कि जो कि रिलेटेड टू पेशेंट हो या कार्डियक सर्जरी से रिलेटेड? एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने कि मेरी डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बहुत डिफरेंट कर दिया। बात 2009 की है। मेरे फादर उस टाइम 81 ईयर ओल्ड थे और लखनऊ में मेरे भाई के पास रहते थे। मैं जयपुर में था, वो मैं फोर्टिस में काम करता था। वो मेरे को मिलने आए। उस दिन मैं उनको हॉस्पिटल से आया, उनको हेलो करी और एक ऐसी प्रोग्राम था एकेडमिक, उसमें मैं चला गया। जैसे ही मैं पहुंचा, मेरी वाइफ का फोन आया कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है, उनको इमरजेंसी ले गए। इमरजेंसी में जाते ही ईसीजी करा, तो उसमें ईसीजी में चेंजेस थे। 11-12 बजे तक उनको कैथ लैब में ले गए, एंजियोग्राफी करी तो बहुत टाइट ब्लॉक थे, उनको ऑनगोइंग हार्ट अटैक हो रहा था। तो उनको एक मशीन लगा दी गई जिसको बलून कहते हैं, वो टेम्परेरी डिवाइस है। तो अब 5 बज गए इसको करते करते। तो उस टाइम पे मैंने कई सोचा कि इनकी सर्जरी कहाँ कराऊं। दिल्ली ले जाने की स्थिति नहीं थी और कई सर्जन्स ने सोचा कि हम कैसे करेंगे, मेरे फादर को अगर कुछ हो गया तो उनकी प्रैक्टिस को फर्क पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी मदर को पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने मेरे को बड़ी अच्छी बात की कि आप अपना कर्म करो, बाकी जो होगा वो ठीक होगा। वो बोले कि ये 81 साल के हैं, बट आप ये मान के चलो कि बस। और उस दिन मैंने यही कहा, सुबह 6:30 बजे मैंने सर्जरी शुरू करी। मैंने अपनी टीम को बोला कि आप ड्रेप कर दो, ड्रेप मतलब कि कवर कर दो, और उसके बाद फिर आपको चेस्ट दिखती है। मैंने उनकी सर्जरी करी और भगवान के बस वो 10 साल जिंदा रहे। ही डाइड एट 91 ईयर ऑफ एज, नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट। उनके लंग में इन्फेक्शन हो गया था। तो और उस एक और बड़ी अजीब बात थी कि जब उनका ऑपरेशन हुआ, क्योंकि उम्र ज्यादा थी और स्मोकर भी थे पहले, उनको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं था जो हार्ट सर्जरी का उनको नहीं हुआ हो। उनके किडनी में प्रॉब्लम आई, उनको इन्फेक्शन भी हुआ, उनके वुड इन्फेक्शन भी हुआ। लेकिन तो मुझे इतना हिला दिया उसने। और उससे पहले मैं ऑपरेशन खत्म होने के बाद पेशेंट को अगले दिन सुबह ना कभी काउंसिल नहीं करता था। मैं कहता था नर्सेज कर देंगे, तो बता देगा। उस दिन के बाद से, क्योंकि मैं अपनी माँ को देखता था कि वो बाहर बैठी हुई है, मेरा इंतजार कर रही है कि मैं बताऊं कि क्या है अब स्थिति आज। तो उस दिन से आज तक इतने साल हो गए, मैं रोज सुबह हर एक मरीज के रिश्तेदार को काउंसिल करता हूँ, बताता हूँ कि आज उनकी क्या स्थिति है कंप्लीटली। एंड एवरी डे, अगर मैं अपने शहर में नहीं हूँ तो मेरी टीम को कोई मैम बताता है। तो मुझे ये चीज लर्निंग हुई मेरी उससे। और ये भगवान की कृपा थी कि वो सरवाइव करे और बड़ा अच्छा जीवन जिया उन्होंने। ये मतलब एक कार्डियक सर्जरी का। मेमोरेबल। हाँ। बहुत कहते हैं कि डॉक्टर की जिंदगी में बहुत सारे एपिसोड ऐसे होते हैं जो उसको कुछ बुरी, जो कहते हैं कि उनके अंदर एक्सपीरियंसेस पैदा कर देते हैं, और कुछ अच्छे। एक डॉक्टर मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया था कि एक पेशेंट ने उसके साथ कुछ इस तरह का किया, तो उन्होंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी। तो इसलिए ये दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं पब्लिक के साथ में। सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में रोबोट क्या डॉक्टर बाना को रिप्लेस कर देंगे?
नहीं, इसके बारे में बहुत बड़ी भ्रांतियां हैं एआई और रोबोट को लेकर। अभी हमारे पास लेटेस्ट रोबोट आया है जिस टाइम इंडिया में, पूरी दुनिया में लेटेस्ट है, उसका नाम है डेविंची एक्स आई। ये मोस्ट एडवांस रोबोट है। बट रोबोट हमको हेल्प करने के लिए है, हमारा काम छीनने के लिए नहीं है। और अब क्या हो रहा है रोबोट में, जैसे कि मैं कोई भी प्रोसीजर करूंगा तो ऐसे लाख हजारों सर्जन अक्रॉस ग्लोब कर रहे हैं उसी रोबोट। तो उन सबको जो वो जो मूवमेंट है वो रोबोट में स्टोर हो रहे हैं। वो जो मूवमेंट स्टोर हो रहे हैं वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोग्राम बना रही है कि जो नए सर्जन को, मुझे पता लगा कि इस स्टेप से इस स्टेप पर पहुंचने में 3 महीने लगे, धीरे धीरे सीख पाया। तो अब एआई क्या काम करेगी कि वो 1,000 सर्जन जो इसी प्रोसीजर को किस किस तरीके से करते हैं उनको कोलैबोरेट करेगी। कोलैबोरेट करके एक पाथवे बनाएगी। पाथवे बनाने से क्या होगा, जो आज से 10 साल बाद सर्जन आएंगे उनके लिए वो ऐसा आसान होगा कि उनको 3 महीने नहीं ले जाना पड़ेगा, वो 3 दिन में सीख जाएंगे। तो यानी कि ये सर्जन को हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। तो रोबोट इज टू फैसिलिटेट। अब छोटे चीरे से ऑपरेशन होगा, जल्दी रिकवरी होगी, ब्लड लॉस कम होगा। अब मेरी इतना मोटी रिस्ट है तो ये छाती में अंदर ऐसे तो नहीं घुस सकती, और रोबोटिक आर्म इतनी सी है वो मैं बाहर से चलाता हूँ। तो रोबोट अपने आप तो चलता नहीं, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो स्टोर हो रहा है। और मेरा ही नहीं हो रहा, बहुत सारे सर्जन का हो रहा है। तो उससे एक पाथवे बन रहा है जो कि एजुकेशन में, टीचिंग में हेल्प करेगा। तो ये भ्रांति है कि एआई आपको खराब कर देगी। डायग्नोस्टिक में हेल्प कर रही है, सर्जरी में हेल्प करेगी, और रोबोट तो इज गोइंग टू बी चेंज ड्रास्टिकली इन आने वाले 20 साल। और हेल्पफुल ही होगा सर्जन के लिए, उनका काम और आसान करेगा और बढ़िया करेगा। रोबोट इंसान को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, संवेदनाएं इंसान के अंदर ही रहेंगी। एक ये रोल भी रहेगा डॉक्टर का हमेशा। टेक्नोलॉजी हेल्प करती है और वो आपकी भी करेगी, और आने वाले नए डॉक्टर्स की भी उस डेटा के बेसिस पे करेगी। सर, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो कार्डियक सर्जरीज में इंडियन एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज जो है ना, ये योजनाएं हैं। अब देखिए, ये मैं इसकी बुराई नहीं करता हूँ, योजना से फायदा क्या हुआ, देखो माँ योजना या कोई भी योजना, उससे बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक गरीब आदमी जिसको बिल्कुल भी इलाज नहीं मिल सकता था, वो भी आज धड़ल्ले से जाके किसी एक अस्पताल में इलाज करा सकता है। बट उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो जो पैकेजेस बनाए गए वो एक बहुत ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से बनाए गए कि जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं देखा गया। भाई सरकारी अस्पताल में तो सैलरी मिलती है, पर प्राइवेट अस्पताल में थोड़ा डिफरेंट सिस्टम होता है। तो अगर पैकेजेस ठीक नहीं होते तो फिर सर्जन बड़ा, उसकी गर्दन दबी होती है कि वो अगर थोड़ा सा भी सामान ज्यादा एक्स्ट्रा यूज कर लेगा तो हॉस्पिटल का लॉस हो जाएगा, और अगर वो कम यूज करेगा तो पेशेंट के आउटकम में फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज योजनाएं जो हैं ये गेम चेंजर है। इन्होंने एक रिक्शा वाले को, एक तांगे वाले को ये फैसिलिटी दी है कि वो जाके वो किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है। पर थोड़ा सा इन पे वर्कआउट करना है, और शायद सरकार कर भी रही होगी और करेगी भी। आई एम प्रीटी श्योर, मैं, मुझे बड़ा विश्वास है कि कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम आएंगे कि जो कि किसी भी अस्पताल को लॉस ना हो, वो इतना प्रॉफिट ना बनाए बट लॉसेज नहीं हो। अगर वो संकुचित रहेंगे तो काम में, आउटकम में प्रॉब्लम आएगी। बस एक ही ये दिक्कत है। अदरवाइज योजनाएं बहुत अच्छी हैं, नंबर वन। नंबर टू, एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए कुछ पैकेजेस ऐसे बनाने चाहिए, सरकार ने बनाए भी, जैसे कैंसर के बनाए हैं और बहुत सारी चीजों पर। तो ऐसे कुछ हार्ट में बनाने चाहिए कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें भी हेल्प हो। जैसे कि अभी सीजीएचएस ने टावी को अप्रूव कर दिया, जो कि बहुत बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, दोनों निश्चित तरफ तौर से। पर निश्चित तौर पर सर, ये जो योजनाएं हैं ये मरीजों के लिए एक वरदान साबित हुई हैं। इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत हेल्प करी है इस योजनाओं ने। लेकिन आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जहाँ पे पैकेजेस हैं उनको जरूर उनको देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार और जितना भी अपना हेल्थ केयर सिस्टम है इस चीज़ पे गौर कर रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, तो चीज़ें अच्छी साबित होंगी आने वाले टाइम में। कोई सर ऐसी रेमेडी जिसमें कि हम सब लोग कार्डियक सर्जरी से बच पाए? देखिए, आज जो भी या आने वाले समय में जो भी इस पॉडकास्ट को देखें, और इस पॉडकास्ट को देख के अगर वो ये प्रण लें कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, तो ये आपका और मेरा सबसे बड़ा काम होगा। आपको जान के विश्वास नहीं होगा कि पूरी दुनिया में स्मोकिंग इज गोइंग डाउन, डाउनवर्ड ट्रेंड है, एक्सेप्ट कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। इंडिया में यंग जनरेशन में स्मोकिंग बढ़ रही है, और उल्टा फीमेल में स्मोकिंग बढ़ रही है।
तो पहले औरतों में हार्ट की बीमारियां कम होती थी, वो भी बढ़ रही हैं। तो हमें समझना पड़ेगा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर अस। खाना बाहर खाना सबको अच्छा लगता है, बट रोज रोज नहीं। स्विगी जोमेटो गुड, बट नॉट एवरी डे। और डिसिप्लिन योर सेल्फ, कम से कम हफ्ते में 4 दिन ऐसे जरूर निकालें जिसमें कि अपने शरीर को 45 मिनट्स दें। अगर ये 3 काम कर लिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट चौथा ये, तो आपको हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है या डिले हो सकती है। निश्चित तौर पर सर ये 4 चीज़ों में अपने सारे सिस्टम को गड़बड़ा रखा है और आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों के लिए भी बताया। इवन डॉक्टर्स सबका लाइफ़स्टाइल ऐसा ही है, तो स्मोकिंग और साथ में अपना सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल और ये जितने आपने जो 4 बातें बताई हैं, निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को बहुत लाभान्वित करेंगी। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, टेलीमेडिसिन कार्डियक पेशेंट्स में क्या हेल्प कर पाएगी? देखिए टेली मेडिसिन जो है आज की तारीख में, पहले जब आज से 20-15 साल पहले टेली मेडिसिन का रोल था, बट अब बहुत ही कम रह गया है। टेली मेडिसिन विल हेल्प, नंबर वन, इन ओपीडी पेशेंट मैनेजमेंट। रोबोटिक में आ गई है, बट रोबोटिक में भी थोड़ा सा लैग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा लैग है। बट कॉन्फिडेंस ऑफ सर्जन एंड पेशेंट प्रॉब्लम करता है। बट टेली मेडिसिन जो है वो रोबोटिक्स के जरिए जो है काफ़ी प्रचलित होगी, और ओपीडी बेसिस पे, जैसे कि सपोज मेरा मरीज एक जैसलमेर में है, अब वो 3 महीने बाद नहीं आ सकता, वो मुझसे काउंसिल करना चाहता है, मुझसे वो तो मैं कहूँगा ये इन्वेस्टिगेशन करा लो, ये अपलोड कर दो वेबसाइट पे, मैं इन्वेस्टिगेशन देख लूंगा, उसका ट्रीटमेंट देख लूंगा, तो मैं उसको थोड़ा सलाह दे सकता हूँ। बट जितना रोल हमने सोचा था आज से बहुत साल पहले, टेली मेडिसिन का नहीं है, बट टेली रोबोटिक्स का है। थैंक यू सर। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे मेडिकल बज की उस मुहिम के साथ कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे मजबूत की जाए और इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हमारी मुहिम है। इसी मुहिम में आज डॉक्टर अजीत बाना हमारे साथ थे और हम धन्यवाद करेंगे इनका। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे साथ बने।